नमस्कार, मैं हूं अर्चना दुबे और आप देख रहे हैं जी भारत। इन दिनों हर जगह चुनावी माहौल बना हुआ है और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां का चुनाव तो हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग ही होता है। और अगर कैसरगंज सीट की बात करें तो स्टार्टिंग से वहां पर प्रत्याशी कौन खड़ा होगा बीजेपी की तरफ से, इस पर बहुत वक्त से मंथन चल रहा था। लेकिन आखिरी वक्त आते आते बीजेपी ने आखिरकार साफ कर दिया कि वहां से बृजभूषण शरण सिंह को सीट नहीं दी जाएगी, प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा और उनका टिकट काट दिया गया। लेकिन उनका टिकट कटा तो भले, लेकिन परिवार में ही बटा। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अरुण तिवारी जी। जी सर, तो आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? बीजेपी के इस कदम पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कैसरगंज सीट से बृजभूषण शरण सिंह को टिकट न मिलना और ये उनके लिए एक झटका हो सकता था, जिसके लिए वो लगातार लगे हुए थे। कई बार मीडिया वालों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आपका टिकट कट रहा है, तो वो थोड़े से नाराज भी हो जाते थे और पूछते थे कि किसको टिकट मिल रहा है, क्या तुम्हें मालूम है। तो वो भी लगे हुए थे सेंट्रल लीडरशिप के साथ में लगातार कि मुझे ही टिकट मिले। और दूसरा, बीजेपी के साथ भी एक फैक्टर ये है कि कैसरगंज की सीट पर उसके पास बृजभूषण एक सबसे प्रभावशाली चेहरा है। अब क्योंकि 3 बार से लगातार जीतते रहे हैं, 2009 फिर 14 फिर 19 के चुनाव में जीत करके आए हैं। 2019 में संयुक्त प्रत्याशी था सपा और बसपा का, उसको मिला करके हरा के आए। तो इनकी दावेदारी अपनी सीट पर बहुत मजबूत थी। लेकिन जो इन पर आरोप लगे और उसके बाद जो सारा घटनाक्रम हुआ और वो फिर मामला कोर्ट केस में चल रहा है, उसे लेकर के एक बार बीजेपी भी इसको लेकर थोड़ा सा लीडरशिप इसको लेकर डिफेंसिव था कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, और यही एक कंफ्यूजन भी था उसे लेकर के। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक मजबूरी का फैक्टर कह सकते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को ही टिकट दिया जाए, या उनके परिवार से ही किसी को टिकट दिया जाए, या अगर हम उनके परिवार के अलावा किसी और को देखते हैं तो वो उनके लिए घाटे का फैसला साबित हो सकता है। मैं इसमें मजबूरी के बजाय थोड़ा इसको अलग ढंग से देखता हूं। मैं इस तरीके से देखता हूं कि इसमें बीजेपी लीडरशिप की थोड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी मुझे दिखती है कि आप वहां पर मान लीजिए एक लोकसभा सीट है, कैसरगंज के भीतर 6 विधानसभा सीट आती हैं, उसकी जो अभी मतलब जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है उसके मुताबिक 5 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में है, सिर्फ 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास में है। तो मोटे तौर पर 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उस क्षेत्र में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। बृजभूषण उसमें एक फैक्टर है बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन में। तो कोई भी पार्टी अपने लोकप्रिय या प्रभावशाली नेता को हटाना नहीं चाहती, कोई भी नहीं पार्टी चाहती कि उसके किसी क्षेत्र से उसका कोई मजबूत नेता चला जाए। बृजभूषण के साथ ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था और वहाँ पर लोगों के बीच में उनकी पैठ है, लंबे समय से वहाँ राजनीति करते रहे हैं। परिवार भी अब प्रभावशाली है, कुश्ती संघ में जिनको टिकट मिला है बिल्कुल पकड़ है, जमीन के नेता हैं। तो ये सारी चीजें थी। लेकिन वो जो इन पर आरोप लगे उसमें शुरुआती समय में ये भी एक नैरेटिव चला कि जाट वर्सेस राजपूत का जो कॉम्बिनेशन आया उसके वजह से। लेकिन फिर इसके चुनाव के बीच में आप देखिए कि जब पहला और दूसरे चरण का वोट हो रहा था तो फिर एक नैरेटिव ये भी है कि उत्तर प्रदेश में गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला वाला केस हुआ, उसके बाद कि गुजरात में राजपूतों के बीच में एक नाराजगी है एक वर्ग में, तो उसको भी भारतीय जनता पार्टी एड्रेस करने की कोशिश कर रही है अपने तरीके से। जो 2 कैंडिडेट के नाम घोषित हुए हैं वो दोनों ही राजपूत जाति से आते हैं, चाहे रायबरेली की सीट पर दिनेश प्रताप सिंह हो या कैसरगंज की सीट पर बृजभूषण शरण सिंह हो। और बीच में बहुत सारे नाम चले हैं, कभी बीच कुछ कहीं मीडिया रिपोर्ट्स में कभी अवध ओझा का नाम आ गया, कभी किसका नाम आ गया। लेकिन लास्टली बीजेपी लीडरशिप ने इसको लेके एक स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाई है, जहां अपने प्रत्याशी को बिल्कुल, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे तो सपा ने भी अभी किसी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया था, लग रहा था कि जैसे वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और बृजभूषण के सपा के साथ भी जो संबंध ठीक ठाक हैं, इसको ये जगजाहिर बात है। तो यानी करण सिंह यानी उनके बेटे को जो प्रत्याशी बनाया गया है, तो यानी बीजेपी के लिए ये चुनाव कैसरगंज की सीट की लड़ाई उतनी ही आसान होगी जितनी बृजभूषण के रहने पर रहती, जो अब तक रही है। ये लड़ाई कठिन तब हो सकती थी जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होते बृजभूषण सिंह उस सीट पर। अब कम से कम अपने बेटे के खिलाफ तो बृजभूषण नहीं जाएंगे। तो एक फैक्टर तो ये है, एक फैक्टर तो अभी भी कहीं ना तो कहीं बरकरार है कि आरोपों की आंच कहीं बेटे पर ना आए। बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन आरोप की आंच बेटे पर आ सकती है, लेकिन सीधे तौर पर बेटे आरोपी नहीं हैं। हालांकि वो भी कुश्ती संघ से जुड़े हुए हैं। ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पहला चुनाव है। छोटे बेटे जो इनके प्रतीक भूषण हैं, बड़े बेटे प्रतीक भूषण, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो विधायक हैं इस समय, इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो वो एक फैक्टर है। बीएसपी ने वहां से एक ब्राह्मण कैंडिडेट दे दिया है। अब ये देखना होगा, क्योंकि अब एक ही दिन का समय शेष है, तो कि
इंडिया गठबंधन क्या करता है इस सीट पर, अभी उसके निर्णय को देखना बाकी है कि अच्छा, बीजेपी ने एक तो सबसे पहले अपना ये दाव खेलने से पहले बहुत वक्त ले लिया, एन मौके पर दाव खेल दिया कि बिल्कुल। शायद कि माहौल ना बने, एक फैक्टर ये कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी ने इतनी देरी क्यों की है? देखिए क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं और वो ऐसे नेता माने जाते हैं जिनकी अन्य पार्टियों के साथ भी संबंध अच्छे हैं, जमीनी नेता हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने क्षेत्र में प्रभावशाली हैं और उस चीज को हर पार्टी भुनाना चाहती है। ऐसा नहीं है कि उसको समाजवादी पार्टी नहीं भुनाना चाहती थी। क्या समाजवादी पार्टी को इंतजार था किसी चीज बिल्कुल का? और दूसरी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, वरना आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी ने और तो कोई ऐसी सीट नहीं है जिस पर इस तरह से वेट किया हो कि कल नामांकन और आज तक उसने कोई कैंडिडेट न दिया हो। बीएसपी कैंडिडेट दे चुकी है, बीएसपी एक ब्राह्मण फेस को दे चुकी है वहां पर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उत्तर प्रदेश का ये कैसरगंज जो इलाका आता है वो अयोध्या के नजदीकी इलाकों में शामिल है और राम मंदिर का अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो एक प्रभाव है उस पूरे अवध के बेल्ट में, अवध का ही ये इलाका पड़ता है। 2 जिले इसमें शामिल हैं कैसरगंज की सीट में, तो गोंडा की 4 इसमें सीटें पड़ती हैं, बहराइच की 2 सीटें पड़ती हैं, तो ये सारे उनके प्रभाव वाले इलाके हैं। तो बृजभूषण का अपना एफर्ट, भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक, राम मंदिर का जो अभी प्रभाव, निश्चित तौर पे जो नज़दीक के इलाके हैं वहाँ थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। जैसे अगर हम इसी राम मंदिर के प्रभाव को साउथ में तौलें या किसी अन्य जगह पे तौलें तो वो थोड़ा कम होगा, लेकिन ये बिल्कुल नज़दीक की सीटें हैं। और बृजभूषण को नाराज न होने देना, ये रणनीति अपना करके, क्योंकि वहां पर अगर टिकट इनके परिवार का कटता तो निश्चित तौर पर नाराजगी होती और वो एक मैसेज था भी। तो उस स्थिति में वहां पर बीजेपी के लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ सकती थी, जो कि इन्होंने अपनी स्मार्ट स्ट्रेटजी से अभी तक जो दिख रहा है उसको हल करने की कोशिश की है। जी, लेकिन वक्त तो अब वही है कि 20 तारीख को मतपेटी में सब कुछ कैद हो जाएगा। आखिरी फैसला तो जनता के हाथ में ही है कि आखिर किसकी स्ट्रेटेजी कितनी काम करती है, ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा। बिल्कुल जी, धन्यवाद। जी भारत।